आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। इसका भी आज़ादी से ही ये जो उत्तर है ना, इससे जुड़ा हुआ है। मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बात करेंगे हम दोस्तों, क्या हम वाकई में आज़ाद हुए हैं। आज़ादी, चलो इतिहास भी बताऊंगा मैं, बिल्कुल कितनी मुश्किल रही है आज़ादी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वही देश ठेकेदार चला रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो उससे भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे या हमको इंटरेस्ट नहीं है, वो भी एक तरीके की गुलामी है। तो कोई ना कोई, इनफैक्ट हर कोई, नीश कहते थे ना, स्लेव मेंटालिटी, यही गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। कोई परिवार, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रशासन, और वो मानसिक तौर पे आज़ाद नहीं है, शारीरिक तौर पे भी। जिस पुलिस से हमको अपनी बात कहनी चाहिए, जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए, हम उससे डरते हैं। आज भी आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आए। अब जाके जो कॉलोनियल लॉज है वो भी कुछ वो रिफॉर्म किए हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून भी ब्रिटिश काल के समय के हैं। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अपनी प्रथाएं छोड़ गए। आज भी अंग्रेज़ी नहीं बोलोगे तो तुम अनपढ़ हो, भले कितने टैलेंटेड हो। आज भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न फॉर्म ऑफ एजुकेशन हम पे बहुत ज़्यादा हावी है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, बट साथ ही साथ जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन उसको भी शामिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भारत अपने फंडामेंटल्स पे है। हमने अपने फंडामेंटल्स को कभी नहीं खोया है। कितनी भी नई नई चीज़ें आ जाए, बट स्टिल आज भी अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसकी पूजा हम ज़रूर करते हैं, टीका ज़रूर लगाते हैं। यही भारत है, यही तो हमारा देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। किसी ने समझा ही नहीं था जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। विंस्टन चर्चिल ने बोला, अरे बढ़ जाएगा ये तो पाकिस्तान को सपोर्ट करो, वो स्टेबल कंट्री है, ये देश ही नहीं रहेगा तो भूल जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो समझ ही नहीं पाया था बेवकूफ़ कि भारत का इतिहास ही ऐसा है। हमने यहाँ पे खुले हाथ से सबका स्वागत किया है, तो सबका साथ सबका विकास यहाँ पे बहुत पहले से हो रहा है, और आज हम बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? बात करेंगे थोड़े इतिहास की भी। हिस्ट्री क्यों नहीं बताऊंगा भाई, हिस्ट्री का लेक्चर ही है, और आज के सिनारियो से भी कंपेयर करूंगा कि कितना अलग है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। फ्रीडम कूपन कोड आपको यूज़ करना है। तो जैसे ही फ्रीडम कूपन कोड यूज़ करेंगे सारे कोर्सेज पे, चाहे वो डार्क साइकोलॉजी, आज़ाद हो जाइए भाई मानसिक रूप से। हम तो चलिए आपको आज़ाद कर ही सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी कूपन कोड, डार्क मतलब साइकोलॉजी कूपन कोड हो गया, बाकी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यूपीएससी, एनसीईआरटी, कोई भी अगर आपको कोर्स लेना है तो आज आखिरी दिन है, फ्रीडम कूपन कोड यूज़ करके कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चलो, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है 1757 से, 1757 से। वैसे तो 1600 से, 1609 और 1615, जब थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, ये दो आए। हेक्टर शिप से आया थॉमस रो, और इंग्लिश खान, बहुत बढ़िया, मतलब आप समझिए कितनी बढ़िया पर्शियन बोलता था कि उसने जहांगीर का मन मोह लिया। बोला कि चलो बिजनेस कर लो। जहांगीर बोलता है, सुनो अगली बार जो है अच्छे घोड़े लेके आना। अरे बिल्कुल, आप टेंशन ना लीजिए, गिफ्ट पे गिफ्ट, ऐसे तोहफे दूंगा। आपको पता है मेरे दोस्त ने बात बोली थी कि पता है, सिद्धांत गिफ्ट्स दो, पैसे ना दो। गिफ्ट से भले ही तुम 10,000 रुपए दे दो और 5,000 का गिफ्ट दे दो, वो इंसान 5,000 के गिफ्ट से खुश हो जाएगा। साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। वो तो कह रहा था कि भाई सबसे अच्छे तो भारत में तो ऐसा है कि अगर तुम किसी को फ्री की दारू पिला दो, खुश हो जाएंगे। मैंने कहा भाई ये नहीं हो, मुझसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। कहते कि इससे तो लोगों को जीत सकते हो। बताइए, ये सारी चीज़ें मेंटालिटी है, क्या करें। एनीवे, तो गिफ्ट लेके आए खूब सारे, हाथ पैर जोड़े, बोला ठीक है जाओ काम कर लो जो भी तुमको करना है।
अब धीमे धीमे उसने फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी अंग्रेजों ने। इससे पहले भी भाई देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 5 ईस्ट इंडिया कंपनियाँ थी। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में सेटल हो गए। वो गोवा में बोला कि भैया गोवा में चुपचाप वहीं पर रहना। हाँ ठीक है, ओके महाराज। वहाँ पे उसके बाद वो कभी गए नहीं वहाँ से गोवा में। आज मैं कभी आपको बता दूँ कि पुर्तगाल, क्योंकि पोर्तुगीज़ गोवा एक पहले पुर्तगालियों के पूरे अंडर था, कॉलोनी थी भाई पुर्तगाल की, आप समझिए। और सबसे आखिरी में गोवंस गए, पुर्तगाली गए। तो आज भी गोवा जो गोवंस है ना, आप पुर्तगाल में आराम से सेटल हो सकते हैं, वो सिटीजनशिप में कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं रहती। तो उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 100 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बना ली और जितनी भी बाहर की ताकतें थी उनको हरा दिया। चाहे वो फ्रांस हो, फ्रांसीसी सबसे बड़े थे, पुर्तगाली को चुप करा के बैठा दिया, फ्रांस को युद्ध में हरा दिया, दानिश के भी कंपटीशन में थे ही नहीं, डच को भी युद्ध में हरा दिया। अल्टीमेटली कौन बचे? तो बाहर की ताकतों को हरा दिया। अब उसके बाद अंदर की ताकतें उस समय कौन कौन थी? सबसे पहले बंगाल इतिहास में बड़ा मुश्किल था जीतना, तो सबसे पहले बंगाल। फिर उसके बाद कौन? सिख, ऊपर जो 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा सिख एम्पायर बना लिया था। फिर मराठा, मुगल्स के बाद सबसे बड़ा मराठा। मुगल्स की तो ताकत तब तक खत्म ही हो चुकी थी, ठीक है, तो वो तो बचे ही नहीं थे एक तरीके से। औरंगजेब के बाद तो खेल खत्म ही हो गया था मुगल्स का, है ना। और नीचे मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, तो इन चारों को हराना था। तो 1757 और 1764 में 2 बैटल्स लड़ी अंग्रेजों ने। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में, सिराजुद्दौला बड़ा मारेंगे ऐसे गए बढ़िया एकदम तो खाने के साथ, हाँ क्या इधर आओ, और जैसे ही पीछे देखा सब घूम गए। वही वाला, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, पीछे कोई था ही नहीं। सिराजुद्दौला धोखा दिया। सिराजुद्दीन बोले यार बताओ यार, हमने तो सोचा था कि हमारे पीछे पूरी सेना होगी, कोई है ही नहीं। भागे फिर सिराजुद्दौला दौड़ा लिया यहाँ पे अंग्रेजों ने, सिराजुद्दौला को मार दिया उनको। मीर जाफर जो कि बहुत बड़े सेनापति धोखेबाज, उनको बोला कि अरे सुनो यार, सिराजुद्दौला का काम खत्म करो, तुमको हम बंगाल का गवर्नर बनाएंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे। बाद में उनके साथ भी यही किया। फिर इसी चक्कर में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर जब हुई तो अंग्रेज़ों के पास, क्योंकि यहाँ पे मुगल्स, आपके अवध और आपका बंगाल तीनों लड़ रहे थे, तीनों को हराया। तो यानी कि नॉर्थ बंगाल पूरा गया। रेवेन्यू राइट्स, दीवानी राइट्स जो हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, पूरा अंग्रेज़ों के पास आ गए और बंगाल पूरा अंग्रेज़ों के पास आ गया। और बंगाल हाईली फर्टाइल रीजन, बंगाल में आप इंडिगो सबको, जो भी ब्रिटिश जो भी चाह रहा था, जो भी रॉ मटेरियल, बंगाल याद रखिएगा आज का बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरा आप कंबाइन कर दो इन एरिया। तो भैया जो भी चाहिए था ब्रिटिश को, जो रॉ मटेरियल, बंगाल है ना सर मैं दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मराठा को हराया। 1818 में मराठाओं का खेल खत्म किया इन्होंने। कभी ये एक बैटल लड़ते ही नहीं थे, 2-3 बैटल तो लड़ते ही लड़ते थे। एक बैटल लड़ी, ट्रीटी साइन की, फिर उसको तोड़ा, फिर बैटल लड़ी, ताकि धीमे धीमे तोड़ा जाए। टीपू सुल्तान को मैसूर वॉर में हरा दिया, 1798 में खेल खत्म। महाराजा रंजीत सिंह को 1846 में, मतलब सिखों को 1846 में खेल खत्म। तो अब पूरा भारत जो है 1/3 खाली प्रिंसली स्टेट था। यानी कि आप ये समझिए कि 66% जो पूरी टेरिटरी थी वो ब्रिटिश के पास था, बाकी प्रिंसली स्टेट्स, 11 प्रोविंस थे ब्रिटिश के पास, ठीक है। तो अब चलता है धीमे 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 इन्होंने निचोड़ना शुरू किया। अब आज भी क्या हो रहा है, आज के लीडर्स भी देखिए, बांटना तो है नहीं भाई। आज की पार्लियामेंट में कौन बैठा है? आज की पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली वो लोग बैठे हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं नो डाउट, बट आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबके सब अरबपति, करोड़पति, लखपति, मैक्सिमम, सबके सब तो नहीं लेकिन मैक्सिमम। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आम जनता की कौन सुने। एक पढ़ा लिखा इंसान को आज पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। बच्चों की आवाज कैलाश सत्यार्थी सुन सकते हैं, है ना, और कोई नहीं सुन सकता क्योंकि उन्होंने उस फील्ड में काम किया। लेकिन यहां पे राजनीति एक पैसे का, सत्ता का खेल हो गई है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो क्यों आया था? क्योंकि अधिकारी भयानक भ्रष्ट हो गए थे, भयानक भ्रष्ट। ब्रिटिश से यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आया, यहाँ पे क्लर्क था वो एक, और अरबों रुपए कमा के गया। यही हिसाब किताब था। फेमाइंस हर जगह, ड्रॉट, बुरी हालत, लोग मर रहे हैं, जत्थे में लोग मर रहे हैं। ब्रिटिशर को कोई फर्क नहीं, लैंड रिफॉर्म्स लेके आ गए, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम 1820 आते आते वो भी फेल। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इतना पैसा चाहिए ही, क्रॉप फेल हो नहीं हो, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ शिट।
वी वांट दैट। खेल खत्म उन सबका, गॉन। आज मिडिल क्लास प्रेशर है, टैक्स मिडिल क्लास दे रहा है, जो बड़े लोग हैं वो दे ही नहीं रहे। सरकार को टैक्स जो है, गरीबों पे तो टैक्स लगता नहीं और अमीरों टैक्स बचा लेते हैं। मैं कई बार बोलता हूं स्टार्टअप पे तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। जीएसटी अब सरकार कहती है जीएसटी अब दूसरे से अरे लेकिन जीएसटी भाई दूसरा भी तो दे ही रहा है ना, प्रोडक्ट के दाम तो बढ़ ही गए, वो तो वही बात हो गई है ना। मैं अगर एक 300 रुपए का कोर्स निकालता हूं, मुझे 150-200 रुपए बचते हैं, क्योंकि बाकी वो इनकम टैक्स और जीएसटी में चला जाता है। तो स्टार्टअप को तो बिल्कुल भी मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि स्टार्टअप को तो आज़ादी दे ही दे, कम से कम टैक्स। स्टार्टअप इंडिया स्कीम है बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं उससे। यहाँ पे सरकार को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टार्टअप पे, क्योंकि यही स्टार्टअप ने अमेरिका को बनाया था और चाइना को बनाया था। क्योंकि जब भाई सिंपल सी बात है ना, जब बहुत सारी कंपनीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, सरकार की ही मुसीबत कम होगी। लेकिन अब सरकार को पैसा भी चाहिए, टैक्सेस भी चाहिए। अरे तो लगाओ ना टैक्स, देखो अमीरों पे लगाओ टैक्स, कॉलेज पे लगाओ, स्कूल्स पे लगाओ। इतना जो भर भर के छाप रहे हैं, है ना, इतना जो भयानक छपाई हो रही है, लगाओ। लगाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस खुद के भी स्कूल चलते हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं। यही है। आगे बढ़ते हैं। कानून आए, फिर कानून लगातार आते गए। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। अब सेफ्टी वैल्व था, ये सेफ्टी वैल्व था, मतलब ब्रिटिशर ने सोचा था कि चलो कांग्रेस आई है तो हमारे लिए काम करेगी, रिबेलियन होगा तो कांग्रेस समझा लेगी लोगों को। बट ऐसा हुआ नहीं। अगले 20 साल तक, 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस एक मतलब मॉडरेट्स थे। वो काम बहुत किया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ये था कि हमको कानून में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको सवाल पूछने, जो कि सही बात। काफ़ी उस समय बजट जो 1893 का जो बजट आया उस पर बड़ा बवाल हुआ कि भाई सारा का सारा जो तुम पैसा है भारत का वो अपने में कैसे लगा सकते हो। दादा भाई नौरोजी जी ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने थ्योरी दी, सवाल पूछे, खूब सवाल पूछे, बखिया उधेड़ी। 1905 में फिर हम ये देखते हैं कि बहुत हुआ सम्मान। 1905 में सीधा सीधा लॉर्ड कर्जन आया, बोला बांट दो भारत को, और उसने बीज बो दिया। आज भी यही हो रहा है। हम आज़ाद है क्या? आज भी बहुत सारे राजनेता बांटने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है बांटोगे तो वोट मिलेंगे। लोगों को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, कास्ट के नाम पे बांट रहे हैं। लोग अपनी चिंता ना करके बाकी सबकी चिंता कर रहे हैं। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक तरीके से। तो ये सही नहीं है ना। हम सबको साथ में रहना, साथ में जीना है। तो 1905 में भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल में बढ़ गया, फूट पड़ गई। अब उसके बाद फिर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, ऐसी की तैसी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीन, इन्होंने बैंड बजानी शुरू की। सूरत सेशन में कांग्रेस बट गई, एक मॉडरेट्स और एक आपके एक्सट्रीमिस्ट। तो धीमे धीमे जब कांग्रेस बटी तो अंग्रेजों ने जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको बहुत मारा। बाकी जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कहा कि अभी हमको वेट करना चाहिए, कभी ना कभी तो ब्रिटिशर के आगे खुलेगी। अभी 1909 में नया कानून आने वाला है, हमको ज़्यादा आज़ादी देंगे। लेकिन 1909 में कुछ भी नहीं दिया। कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी अलग सीटें होंगी, उसमें खाली मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो यहाँ पे मूड खराब होगा कांग्रेस का। 1915 आता है और इसी अब गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, क्योंकि अब उम्मीदें खत्म होती जा रही थी, बहुत दिक्कत थी, और तब एक ऐसी उम्मीद की किरण आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब एक ऐसी उम्मीद की किरण आई जिसने आज मतलब आप समझिए कि पूरी दुनिया को उसने घुटनों पे ला दिया था। आगे के पूरी दुनिया में जितने भी मूवमेंट, चाहे नेल्सन मंडेला, चाहे मार्टिन लूथर, वो इसी इंसान की वजह से गए। उसका नाम था महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी भारत आता है, और जब वो भारत आए, अब आप ये समझिए कि उस समय ब्रिटिश को झुकाना नामुमकिन था। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, सक्सेस, पहली बॉल में सेंचुरी, पहले ही इनिंग में सेंचुरी। लोग हक्के बक्के कि भाई हम तो खाली सुन रहे थे। अगले साल खेद सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, लगातार 3 मूवमेंट, खेल खत्म। 1919 आते आते महात्मा गांधी का नाम घर घर में फेमस हो गया। महात्मा गांधी के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत सारे लीडर्स ने कांग्रेस महात्मा गांधी की वजह से ज्वाइन की। महात्मा गांधी जो थे वो बहुत बड़े बड़े लोग जो अमीर हुआ करते थे, उनको वो एकदम, जवाहरलाल नेहरू चने खाने लगे थे तो मोतीलाल नेहरू को पसंद नहीं आता था, कह रहे ऐसा कैसे हुआ।
एक से एक इंटेलेक्चुअल इंसान। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खोल दिया कि भाई सबसे पहली बात तो इसमें अमीर ही हैं खाली, इसमें सबको लेके आओ, भारत की आत्मा तो है ही नहीं, गरीबों को लेके आओ इसमें। महात्मा गांधी लोगों की बात करते थे, लोगों के पास जाते थे। महात्मा गांधी के बारे में ये हो गया था कि महात्मा गांधी जो कर दे, चमत्कारी बाबा है महात्मा। तो खूब ऐसे रिमर्स फैलने लगी कि एक बार महात्मा गांधी के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला, उसका घर टूट गया, ऐसा हिसाब किताब। मतलब आप ये समझिए कि एक बार वो एक ट्राइबल एरिया में गए थे, वहां पे खाली 20,000 के लोग रहते थे, वहां पे 20 के 20,000 आगे देखने, एक झलक पाने के लिए महात्मा गांधी की भीड़ उमड़ पड़ती थी। और 1919 में उन्होंने बोला, रोलैंड एक्ट आया था उस समय, ठीक है, और रोलैंड एक्ट आया और उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला कि बस बहुत हो गया, करो सत्याग्रह। और सत्याग्रह वो अफ्रीका में तो करके आए थे और सत्याग्रह किया उन्होंने 1919 में। और जब 1919 में उन्होंने सत्याग्रह किया तो इसके बाद भाई फिर मतलब जितने भी, पूरा देश यही था कि अब तो आज़ादी मिली जाएगी। अब आज़ादी मिली, कैसे मिली? यहाँ पे लोग समझने लगे थे कि अब क्या तरीका अपनाना है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है और उसके बाद फिर महात्मा गांधी का और मूड खराब हुआ, उनको पंजाब भी जाने नहीं दिया गया। महात्मा गांधी ने बोला बहुत हुआ, शुरू करो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में ऐसी की तैसी कर दी, पहला मूवमेंट जब पूरा ब्रिटिश हिल गया। लेकिन 1922 आते आते जब आज़ादी सबको लग रहा था मिल ही जाएगी, एकदम से चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और उसके बाद पूरा का पूरा मूवमेंट वापस ले लिया गया। बहुत लोगों में गुस्सा, मूड खराब, यहाँ से एक और तबका मिला, भगत सिंह, सब हर कोई जो है वो महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहा था। और फिर भगत सिंह निकले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बहुत बड़े बड़े लोग, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। तब एक क्रांतिकारी की अब बेटा हो बहुत, अब ऐसी की तैसी। इधर वीर सावरकर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिशर को, लेकिन फिर उनको काला पानी भेज दिया गया था, आपको पता ही है। लेकिन 1857 की जो उन्होंने किताब लिखी तब उन लोगों को पता चला कि भाई ये कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये कोई सिपॉय म्यूटिनी नहीं थी। इधर सुभाष चंद्र बोस सब आ गए वापस ऐसी की तैसी करके। तो अब ये है कि कांग्रेस बड़ी ताकतवर हो गई थी। लेकिन अब वही है कि मूवमेंट चल ही नहीं रहा था, सारे मूवमेंट जो है वो ठप्प पड़े हुए थे। तब यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा कि देखो अभी थोड़ा रुक जाते, 1927 में कानून आ जाने दो, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो 1927 में जब साइमन कमीशन आया तो भारत को कोई डोमिनियन स्टेटस या कुछ ताकत मिली नहीं। तो महात्मा गांधी ने बोला दांडी मार्च करते हैं, वाह चलो ऐसे की तैसे। उस समय सॉल्ट जो है ना, नमक हर घर में यूज होता है, लेकिन नमक बना नहीं सकते थे आप, नमक पे टैक्स लगता था। तो गए दांडी, खेल खत्म, पूरे मार्च भर चले, हम तो चलते गए, कारवां जुड़ता गया, ऐसे ही लोग जुड़ते गए, दांडी में नमक ऐसे गिराया। अब दांडी मार्च ने महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। अमेरिकन मीडिया ने भर भर के छापा, ब्रिटिश अपने घुटनों पे आ गई, इतना कि कांग्रेस को बुलाना पड़ा, बैठकी करनी पड़ी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन खाली सेकंड राउंड टेबल पे महात्मा गांधी गए थे, फर्स्ट में तो जेल में ही थे, थर्ड में तो उनका मन ही नहीं था कि बाढ़ में जाओ। तब तक लॉर्ड वो चेंज हो गए थे, वो ठीक है, इरविन नहीं रहे थे। तो अब उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि गांधी जी अब बहुत मूड, लेकिन इधर बी आर अम्बेडकर भी आ गए। अब बी आर अम्बेडकर ने बोला कि भाई देखो हमको तो आज़ादी चाहिए, हम क्या करें, जो हमारा जो ऑपरेस्ड क्लास है आप उसको तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर पूना पैक्ट साइन होता है और फाइनली 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। आज जो भारत का कानून देख रहे हैं, संविधान देख रहे हैं, काफ़ी हद तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसका पेरेंट है एक तरीके से, ठीक है। वहीं से ही बहुत कुछ निकला वहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और फाइनली कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा 11 प्रोविंसेस में, मतलब 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने जीता। और मुस्लिम लीग तब तक आ गई थी, तब तक पाकिस्तान की बात होने लगी थी, पाकिस्तान को बनाना है। और 1939 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन भी पास हो गया कि पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा। तो अब यहाँ पे भारत को या कांग्रेस को दो चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, एक तो आज़ादी और दूसरा पाकिस्तान के बनने को रोकना था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अड़ गए। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब यहाँ पे ये हुआ कि भारत को लेके आओ किसी तरीके से। और गांधी जी एक बार धोखा खा चुके थे, गांधी जी बोला अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया 1942 में। इससे पहले क्रिप्स मिशन आया, फेल हो गया। एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था ना कि भारत को जो चाहिए वो दे दें, मुस्लिम लीग को जो चाहिए वो दे दें, लेकिन यह असफल रहे, डेडलॉक क्रिएट हुआ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके बाद डेडलॉक सॉल्व हुआ, बट मुस्लिम लीग की मांग पाकिस्तान नहीं बनेगा। इधर मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला बस बहुत हो गया, हमारा सब्र जवाब दे गया है, करो करो शुरू करो, डायरेक्ट एक्शन डे। 3 दिन तक बंगाल बिहार जला, बहुत मुश्किल हुई और फाइनली कोई चारा नहीं रहा। और माउंट बैटन प्लान जब आया तब बोला कि भाई एक पाकिस्तान होगा,
एक भारत होगा और प्रिंसली स्टेट, वो चाहे तो आज़ाद ले ले, चाहे भारत पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। और फिर हम ये देखते हैं कि 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी भले ही हमने सेलिब्रेट की, लेकिन अगले 1 साल तक जो तांडव हुआ है, जो पार्टीशन में इतनी हत्याएं, इतना भयानक, गदर अभी आई मूवी, 1950 तक चीज़ें स्टेबल हुई, हमको कानून नया मिला। भगत सिंह कहते थे कि आज़ादी क्या है, आज़ादी वो है, हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद करा रहे, लेकिन कल को यही भारतीय जो हैं ये अंग्रेज़ों की तरह ही बिहेव करेंगे। हमको आज़ादी उससे चाहिए। कल को कैसा भारत बनाना है जिसमें नागरिक के पास शक्ति हो। 1950 हमारा कानून आया, हमारा संविधान आया, और संविधान ने कमाल कर दिया, बहुत ही शानदार संविधान। नागरिक को शक्ति दी, कोर्ट को शक्ति दी, जुडिशरी को पावर दी। जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब पार्लियामेंट के अधीन। शुरुआत में लीडर्स बहुत बढ़िया थे, जबरदस्त कमाल के लीडर्स थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गजब के लीडर्स थे भाई। B.R. अम्बेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, बहुत बढ़िया। मतलब आप ये लीडर्स होते, इसीलिए उस समय भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था भाई। ग्रोथ रेट मतलब आप समझिए कि आसमान छू रही थी। फिर चाइना वॉर होता तो ग्रोथ रेट नीचे गई, लेकिन कोई हिला नहीं सकता था भारत को। के कामराज हो, मेरे आइडल कामराज, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, भारत रत्न कामराज, जब उनकी मौत हुई थी, उनके पास से 2-3 धोती थी, कुछ पैसे थे बस, और किताबें थी। मतलब महान जिनको कह सकते हैं। आज ऐसे ही नेताओं की तो ज़रूरत है, लेकिन आज ऐसे नेता हैं, कोई भी नेता हो फॉर्च्यूनर से नीचे तो चलेगा नहीं। अरे नेता छोड़िए, नेता का ड्राइवर भी ऐसे बिहेव करता है जैसे पता नहीं। मैं भी गया, मैं देख रहा था कि एक नेता की कोई गाड़ी थी, वो रॉन्ग लेन में लेके आ रहा है, और ऐसे लेके आ रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे राजा हो। ठीक है, तो ये हिसाब किताब। यहां पे पावर को लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या है, बल्कि उनको ये नहीं मालूम है कि भाई जनता के पास ही पावर है, और जनता है मासूम। आप अपनी पावर को समझते नहीं है। आपके पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अब आपकी ताकत वकील आपको समझाता है कि देखो भैया ये तुम्हारे पास पावर है, लेकिन आपके पास बहुत ताकत है, परेशान मत होइए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। वोल्टायर कहते थे, जॉन लॉक ने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये, कि जनता और सरकार के बीच, सरकार जनता के लिए है, सिविल सर्वेंट है ये, सर्वेंट, नौकर है जनता के, हमारे लिए। अगर हम कोई फरियाद लेके जाएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, ओके। लेकिन उल्टा होता है, हम डरते हैं बहुत ज़्यादा। सर ओके सर, हाँ सर, पैर वैर छू लिया, ये क्या करना है यार, ये सब क्या कर रहे हो। इन सब से उसको पहले ही समझ लेते कि भाई इंसान डर गया। भाई जो तुम्हारी चीज़ है वो जाओ बोलो जाके, उनको सुनना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो और कोई भी गलत हो रहा, कोर्ट चले जाओ, सीधा कोर्ट आपको इंसाफ देगा। कानून से चलता है भाई, सब कुछ कानून से चल रहा है। एक ऐसे ही अभी केस हुआ था, एक बर्थ थी, रेलवे की बर्थ, तो किसी और की बर्थ थी, मतलब जैसे अलग अलग परिवार था, तो उनको अलग अलग कोच में बर्थ दे दी गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब अलग अलग कोच में बर्थ दी, तो भाई अपने परिवार के साथ एक आदमी बैठा था और उस बर्थ पे गया नहीं, तो टीटी ने वो बर्थ किसी और को दे दी। जब उस बर्थ पे गया तो बोला कि आप आए नहीं, तो हमने ये बर्थ किसी और को दे दी। केस कर दिया उसने, मुआवजा मिला प्रॉपर। तो टेंशन ना लो बेटा, टेंशन ना लो, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। लेकिन वही है कि आज भी बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, मुश्किल है। सरकार इनफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई है। क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रीज़, भयानक इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज, हमने अपने पर्यावरण को बहुत बुरी हालत कर दी है। हिमालय को काट रहे हैं, हिमालय पूरे रीजन को ही काट रहे हैं। परिवार में भी कौन सी आज़ादी है, परिवार में भी कोई अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा जिसको कहते हैं, अपने हिसाब से कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अपने हिसाब से जी नहीं सकता। उसको रहना है उन्हीं जो बड़े बुजुर्ग फैसला करे, भले वो कितना भी गलत फैसला हो, बनना वही है जो माँ बाप चाहें। ये भी कहाँ की आज़ादी। हम भले ही सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, बट आप ये देखिए कि परिवार से ही शुरू हो रहा है, तो हम आज़ाद तो रहे नहीं। मैं कितने ऐसे केसेस सुनता हूँ जहाँ पे लड़कियाँ कहती हैं हमको पढ़ना है, लेकिन माँ बाप कहते नहीं शादी करके भेज दो इसको। मैं कितना कि भाई दोनों अच्छी पोजीशन में, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते, नहीं कास्ट एंगल है, रिलीजन एंगल है। नेता जो हैं वो अपने में ही मस्त है ना, बढ़िया, अपने में मस्त है एकदम, पैसे छाप रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं को पॉलिटिक्स में आना नहीं है,
क्यों नहीं आना भाई? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पढ़े लिखे लोगों की है, उनको तो पॉलिटिक्स ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। ऑप्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि आप आ नहीं रहे हो भाई। देखो, एक क्षेत्र जो है वो वहाँ का मेंबर एमएलए चलाता है, एमपी चलाता है। तो आप देखो कौन एमएलए है, कौन एमपी है। जब भी आपके घर कोई वोट मांगने आए, उसकी क्वालिफिकेशन देखो, पूछो। आप अपने क्षेत्र को बदलो। कैसे बदलोगे? वहाँ के एमएलए एमपी को बदलो। ये मत बोलो कि नहीं वोट नहीं करना है। वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, हर किसी को वोट। अब आप बोलते हैं कि 63%, 75% वोटर, अरे 100% वोटर टर्न आउट होना चाहिए। सरकार को तो इसके लिए भी कुछ ऑनलाइन वोटिंग का कुछ प्रावधान करे, ताकि सब कुछ आसानी से वो हर भारत का हर एक नागरिक जो है वो वोट करे। आज कहीं पे भी हम काम करवाने जाते हैं, मैं आरटीओ गया दोस्तों, मतलब वहाँ पे तो आप समझिए कि अब तो चीज़ें फिर भी बेटर हो गई है। पहले तो बहुत ही मुश्किल था, कोई रिश्वत लिए बिना काम ही नहीं करता है, घूस लेनी है। तो पहली बात तो आज से हमको यही प्रण लेना है कि जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी से ही करें, ठीक है? ईमानदारी झलकनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। तो कैसे, क्या किया जाए? चला तो भाई सरकार कौन रहा है? पॉलिटिशियंस ही रहे हैं। कानून बनता है पार्लियामेंट में और उसी सरकार बनती है। लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन की बात करें तो आप देख ही सकते हैं एजुकेशन के क्या हालात हैं। अच्छे स्कूल में खाली अमीर के बच्चे, सरकारी स्कूल के हालात आप देख ही रहे, वहाँ पे टीचर ही नहीं आ रहे। टीचर आ रहे तो उनको कुछ पता ही नहीं है। लुनाना एक मूवी, मैंने बहुत शानदार मूवी देखी थी, उसमें यह था कि एक टीचर कैसे एक गांव को बदल सकता है। द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड, वो जरूर मूवी देखिएगा, कितनी शानदार मूवी है। फीस ना रहे होने के चक्कर में बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो कमाल कर देता है, पूरे गांव को बचा लेता है। तो बात यही है कि क्या हम आज़ाद हैं? एजुकेशन सिस्टम आप देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लेकिन उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है? कई जगह तो लैब्स नहीं है, बस वो कॉलेज खड़े कर दिए गए हैं। स्कैम, पटवारी स्कैम आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में पूरा जॉब को लेकर बवाल हुआ। भर्ती आती है तो रिक्रूटमेंट नहीं होते, रिक्रूटमेंट होते हैं, एग्जाम निकलते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है, घपला निकल आता है, फिर वेट करो। कैसी आज़ादी है ये? तो हम सबको मिलके ये प्रण लेना चाहिए कि हम लोग काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है? और कहीं ना कहीं एक सरकारी मेंटालिटी जो बहुत छात्रों के दिमाग में बैठी रहती है कि सरकारी सरकारी सरकारी। अरे भैया ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? दो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि आपको बहुत बड़ा बनना है कि बस सरकारी के में फंस के ही रहना है, राइट? तो ये लेक्चर था छोटा सा, मैंने इतिहास भी बताया और बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें बताई। इस लेक्चर को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। कुछ नहीं पढ़ते, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सेल का लास्ट डे, थैंक यू सो मच।